भेदभाव का अभाव। इससे पहले हम 16 तक देख चुके हैं। देखिए अनुच्छेद 17, छुआछूत प्रतिबंधित है, दंडनीय अपराध है। अपराध के संबंध में विधि का निर्माण किया जाएगा। 1955 छुआछूत प्रतिषिद्ध अधिनियम। 1976 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अधिक उपाधियों पर अंत। अनुच्छेद 18 राज्य द्वारा उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। अपवाद शैक्षणिक उपाधि, सैनिक उपाधि। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं लेकिन राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही उपाधि लेगा। विदेश से, इसका मतलब ये। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं राजद्रोह। अभी छुआछूत का और उसमें थोड़ा देखते हैं, उसमें रह गया अगले पेज पर। छुआछूत परिभाषित नहीं, नंबर 1। नंबर 2 जाति सूचक शब्दों से क्या किसी का अपमान करना। नंबर 3 जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश पर रोक, सेवा देने से इनकार करना। न्यायपालिका ने क्या बोला है? अनुच्छेद 17 निरपेक्ष है, अर्थात किसी भी आधार पर छुआछूत नहीं, निरपेक्ष है। मतलब निरपेक्ष है ये, यार कितनी बड़ी बात है। 18 और देखते हैं। उपलब्धि पद या भेंट नहीं प्राप्त की जाएगी। कोई व्यक्ति जो एक राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर या ट्रस्ट में कार्यरत है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपलब्धि पद या भेंट नहीं लेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ मानहानि, अवमानना और देशद्रोह का सामान्य संबंध। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ मानहानि, अवमानना और देशद्रोह का सामान्यतः संबंध। लिखने का स्ट्रक्चर। भारतीय लोकतंत्र, मूलाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि का शासन, संविधान का शासन। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और राजद्रोह। स्वतंत्र राजद्रोह भारतीय दंड संहिता में परिभाषित राष्ट्र के खिलाफ हिंसा, तिरंगा जलाना, एकता, अखंडता को चुनौती। सरकार द्रोह या राजद्रोह। सरकार की अवहेलना, सरकार का विरुद्ध तार्किक प्रतिबंध राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के लिए। राजद्रोह के पक्ष व विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क। भारतीय दंड संहिता में भारत के विरुद्ध युद्ध को दंडनीय अपराध कहा गया, इसलिए राजद्रोह जैसे प्रथम विधियों के निर्माण की आवश्यकता नहीं। नंबर 2 अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे आधुनिक लोकतंत्र में राष्ट्रद्रोह जैसा कोई भी प्रावधान नहीं। नंबर 3 राजद्रोह के नाम पर सत्ताधारी दल को विपक्ष दल के विरोध में दमित करने का अवसर मिल जाता है, इसका अत्यधिक दुरुपयोग किया गया है। पक्ष में तर्क। नंबर 1 भारतीय संविधान में मूलाधिकार के साथ मूल कर्तव्यों के भाग का भी प्रावधान, जिससे ये कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, संस्थान का सम्मान करें, राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाए रखें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 2 संविधान या मूल अधिकारों में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, अपितु राष्ट्र की सुरक्षा के आधार पर इस पर तार्किक प्रतिबंध
किया गया है। नंबर 3, वर्तमान फेसबुक व्हाट्सएप संचार के दौर में इन राष्ट्रवादी विरोधी विचारों को त्वरित रूप से एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित किया जा सकता है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, वैचारिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। निष्कर्ष, एक लोकतांत्रिक शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, परंतु राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी सम्मान होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मानहानि। विपक्ष में तर्क। नंबर 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों का भी मूल अधिकार, जिसका प्रयोग मीडिया के द्वारा किया जाता है, और मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए एक ऑक्सीजन का काम करती है, और मानहानि के भय के कारण प्रेस की स्वतंत्रता हतोत्साहित होती है। नंबर 2, भारतीय दंड संहिता के अनुसार मानहानि एक दंडनीय अपराध है, जिसके सिद्ध होने पर व्यक्ति को कारावास की सजा हो सकती है, जिसकी आलोचना बहुत गलत मानते हैं। नंबर 3, मानहानि के इस प्रावधान के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बजाय दंड के भय से आशंकित होता है। नंबर 4, उच्चतम न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार में प्रतिष्ठा का भी प्रश्न शामिल है। राइट टू रेपुटेशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी प्रतिष्ठा पर हमला करने की छूट नहीं दी जा सकती। उच्चतम न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार में प्रतिष्ठा का भी अधिकार शामिल है। राइट टू रेपुटेशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर हमला करने की छूट नहीं दी जा सकती। प्रतिष्ठा की रक्षा है। मानहानि दंडनीय अपराध बना रहेगा, क्योंकि आर्थिक दंड के प्रावधान से संपत्तिशाली व्यक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा के विरुद्ध आज़ादी मिल जाएगी। नंबर 5, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, अपितु इस पर अनेक प्रतिबंध लागू हैं और स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध हो, इसलिए इस पर सीमांकन होना चाहिए। निष्कर्ष, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को इसलिए प्रदान की गई कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास करें, रचनात्मक और सृजनात्मक विकास करें, न कि निजी स्वार्थ के लिए अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और सामाजिक व्यवस्था पर प्रतिक्रमण करें। अनुच्छेद 19 के अन्य प्रावधान। 19(1)(a) फ्रीडम टू स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। 19(1) का बी हथियारों के बिना शांतिपूर्ण सभा संयोजन। अनुच्छेद 19(1)(c) यूनियन एवं संघ सहकारी संस्था बनाने का अधिकार। 97 संशोधन। इनके द्वारा लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया जाता है, अतः समय समय पर धरना देते हैं। किसी समूह को बंद करने का अधिकार नहीं, लेकिन किसी समूह को बंद करने का अधिकार नहीं, और हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बंद आयोजित करने में अन्य व्यक्तियों के आवागमन के अधिकार की अवहेलना होती है, आजीविका का अधिकार प्रभावित होता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार प्रभावित होता है। 19(1)(d) समूचे भारतीय क्षेत्र में मुक्त आवागमन की स्वतंत्रता। भारतीय क्षेत्र भारत के 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। 19(1)(e) निवास करने एवं बस जाने का अधिकार। 19(1)(f) संपत्ति अर्जित करने और विक्रय करने का अधिकार। 19(1)(g) ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस, वाणिज्य, ऑक्यूपेशन, वृत्ति, व्यवसाय इत्यादि करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 में अधिकारों के अनेक रूपों का वर्णन है, इसलिए इसे अधिकारों का केंद्रीय भाग कहा जाता है, परंतु 19(2) से 19(6)
इन पर अनेक प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के व्यापार करने से प्रतिबंध किया जा सकता है। व्यवसाय अथवा आजीविका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का भी प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार शराब की बिक्री मूल अधिकार नहीं है। इसके व्यापार को प्रतिबंधित किया जा सकता है जिसका समाज पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, वो 19(1) में थे, अब यहाँ पर 19(2) से 19(6) तक इन पर प्रतिबंध भी किए गए हैं। वो सब पूरा पोर्शन 19(1) में है और ये 19(2) में, ये समझ में आ गया। नागरिकों के साथ व्यवसाय और वाणिज्य समूह के व्यवसाय के अधिकार। अनुच्छेद 19(1) जी में नागरिकों के व्यवसाय के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत नागरिक शैक्षिक संस्था की स्थापना भी कर सकते हैं, जबकि 301 में वाणिज्यिक समूह को व्यापार का अधिकार दिया गया है। इसलिए 301 संविधान का एकमात्र प्रावधान है जिसकी रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया जा सकता है, यद्यपि मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 20, इसमें दंडित व्यक्तियों के लिए प्रावधान। दंडित व्यक्तियों के लिए प्रावधान। नंबर 1, अपराध के दौरान विद्यमान विधि या उसमें उल्लिखित विधि के अनुसार ही व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। दूसरे पोर्शन में, आपराधिक मामले में भूतलक्षी विधि लागू नहीं। सिविल मामलों में भूतलक्षी विधि लागू। आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि निर्माण को प्रतिबंध किया जाएगा। अतः वर्तमान में विधि बनाकर 2 वर्ष पहले किए गए अपराध के लिए व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। दोहरा जोखिम, दोहरा दंड के प्रतिबंध किया गया है। एक ही अपराध के लिए एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार अभिजित नहीं या दंडित नहीं किया जाएगा। अपने विरुद्ध गवाही देने से स्वतंत्रता अतः आपराधिक मामलों में व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छे भैया। जीवन अधिकार, राइट टू लाइफ, 21, इसका पोर्शन देखिए। संविधान, किसी व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। पर्सनल लिबर्टी, निजी जीवन। दूसरा पोर्शन, गोपालनवाद, उच्चतम न्यायालय, जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए कहा, जीवन के अधिकार की अभिप्राय जीवन के शारीरिक अंग की रक्षा है। व्यक्ति के शरीर पर बाहरी हमले का अभाव, व्यक्ति का हमले से बचाव भी जीवन का अधिकार है। एक बार और देखो, जीवन के अधिकार की व्यवस्था करते हुए कहा गया कि जीवन के अधिकार का अभिप्राय जीवन के शारीरिक अंगों की रक्षा, व्यक्ति के शरीर पर बाहरी हमले का अभाव, व्यक्ति का हमले से बचाव भी जीवन का अधिकार है। हाय 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 हाय, क्या गहरी गहरी बातें हैं भैया। उच्चतम न्यायालय तो उच्चतम न्यायालय ही है। शारीरिक अंगों की रक्षा। नंबर 2 पोर्शन इसका देखिए, दैहिक स्वतंत्रता में क्या है। जो व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित करे और निजी जीवन से संबंधित हो, अतः किसी व्यक्ति को मनमानी रूप से हिरासत में रखने के विरुद्ध स्वतंत्रता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब दंड की मांग, अपराध की प्रकृति, दंड की प्रकृति या दंड की मांग, दंड देने की प्रक्रिया। इसमें ये देखा जाएगा भाई, दंड देने की प्रक्रिया, दंड की मात्रा, हाँ दंड की मात्रा तथा दंड देने की प्रक्रिया। गोपालनवाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि विधि बनाने का अधिकार संसद को है और संसद किसी भी व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है बशर्ते विधि की प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। नंबर 2, न्यायपालिका ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि किसी विधि के अभाव में किसी भी व्यक्ति को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। गोपालनवाद में संसद के अधिकार का समर्थन, गोपालनवाद में संसद के अधिकार का समर्थन। उच्चतम न्यायालय ने गोपालनवाद
जीवन के अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या की और अनुच्छेद 19 और 21 दोनों का पृथक माना। संसद की प्राथमिकता स्वीकार करते हुए ये भी माना कि संसदीय विधि से जीवन और देह की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। संकीर्ण व्याख्या थी भैया। अब देखिए एडीएम जबलपुर बीएस शिवकांत शुक्ला हैबियस कॉर्पस केस। इस बाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जीवन के अधिकार की रक्षा में असमर्थता व्यक्त की गई और कहा गया कि आपातकाल के दौरान विधि का निर्माण करके जीवन के अधिकार को निलंबित कर दिया गया। अब एक और देखो, इस बाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जीवन के अधिकार की रक्षा में असमर्थता व्यक्त की गई। असमर्थ है भैया न्यायालय, इसमें जीवन के अधिकार को नहीं बचा पाएगा। और कहा कि आपातकाल दौरान विधि का निर्माण करके जीवन के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। हाय हाय हाय। इसमें इस बात को न्यायपालिका में काला अध्याय कहा गया क्योंकि उसने मूल अधिकारों की रक्षा नहीं की। मेनका गांधीवाद। उच्चतम न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया। पहली बार न्यायपालिका ने कहा कि संसद द्वारा बनाई गई प्रक्रिया उचित, तार्किक होनी चाहिए, मनमानी और स्वेच्छाचारी नहीं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। मेनका गांधीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का पालन किया जो संविधान में उल्लिखित नहीं है, अपितु सभी प्रकार के संविधानों और संसदीय विधि का आधार, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को सुने बिना दंडित नहीं किया जाएगा। दंड मात्रा अपराध से अधिक दंड नहीं होना चाहिए। किसी भी मामले विवाद में व्यक्ति स्वयं न्यायपालिका नहीं बन सकता, बल्कि दंड देने के लिए उचित प्राधिकरण होना चाहिए। उचित प्राधिकरण। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता में उदारवादी व्याख्या। उच्चतम न्यायालय जीवन के अधिकार की व्यवस्थित व्याख्या करते हुए कहा कि पशुवत जीवन का अधिकार नहीं, अपितु गरिमा में जीवन का अधिकार है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार में अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी अधिकार शामिल हैं, दोनों के पूरक हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दैहिक स्वतंत्रता में विदेशी यात्रा का अधिकार भी शामिल है और इसी बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा जीवन के अधिकार को विस्तार दिया गया। ये मेनका गांधी वाला चल रहा है एक्सप्लेनेशन इसका। और बाद जीवन के अधिकार का विस्तार दिया गया और बाद में दिए अनेक निर्णयों द्वारा जीवन के अधिकार में निम्नलिखित अधिकारों का समावेश किया गया। त्वरित सुनवाई का अधिकार, जेल में एकांत रहने के विरुद्ध अधिकार, विशाखाबाद में यौन शोषण को जीवन के अधिकार के विरुद्ध माना गया। यौन शोषण जीवन के अधिकार। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को जीवन का अधिकार माना गया। अनिवार्य शिक्षा को भैया, जिससे 86 जीवन के द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्यता एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। आजीविका का अधिकार दिया गया। न्यूनतम एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार, निजता का अधिकार, मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार, निजता का अधिकार। अब देखिए अधिकार एवं
निदेशक तत्वों की पूरकता। मेनका गांधीवाद से लेकर वर्तमान पुट्टा स्वामी तक उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार का जो विस्तार किया है उससे मूल अधिकारों का भाग निदेशक तत्वों के साथ जुड़ गया। अतः मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक प्रतीत होने लगे। उच्चतम न्यायालय की परिवर्तित भूमिका। गोपालनवाद में संसद की भूमिका अत्यधिक सक्रिय थी, जिससे न्यायिक दृष्टिकोण रूढ़िवादी था। मेनकावाद में न्यायपालिका का दृष्टिकोण सक्रिय हो गया, जबकि संसद की भूमिका रूढ़िगत होने लगी। संसद की भूमिका रूढ़िगत होने लगी। परंपरागत रूप से एससी को विवाद नियंत्रण तंत्र के रूप में देखा गया, जबकि वर्तमान में एससी सामाजिक न्याय प्रदान करने की भूमिका में आ गई है। परंपरागत रूप से एससी को विवाद निवारण तंत्र के रूप में देखा गया, जबकि वर्तमान में एससी सामाजिक न्याय प्रदान करने की भूमिका के रूप में आ गई है। एससी की इस प्रभावी भूमिका के कारण न केवल एफआर की रक्षा हुई, बल्कि इसे भूमिका से अत्यधिक सक्रिय बना दिया गया। अब देखिए, जीवन का अधिकार एवं धार्मिक अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के संबंध में निर्णय देते हुए कहा कि महिला को मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध अनुच्छेद 14 समता के विरोधी है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में ये स्पष्ट कर दिया कि धर्म के दो प्रकार के लक्षण हैं। नंबर ए, धर्म के मूलभूत लक्षण। नंबर बी, धर्म के गौड़ मूलभूत लक्षण, गैर मूलभूत लक्षण। देखिए, राज्य के द्वारा धर्म के गौड़। बी, भागों में हस्तक्षेप। गौड़ मतलब बी, धर्म के राज्य के द्वारा धर्म के गौड़ भागों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। गौड़ भागों में। राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय है कि संथारा की प्रथा जीवन के अधिकार के विरुद्ध है और न्यायालय के अनुसार संथारा आत्महत्या के समान है, जो भारत में दंडनीय अपराध है। इसलिए न्यायालय ने जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दी। वर्तमान में जीवन के अधिकारों में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल कर दिया गया है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पटाखों की बिक्री प्रभावित कर दी है। दिल्ली में पटाखों की बिक्री को प्रभावित कर दिया। दो लक्षण, मूलभूत लक्षण और गौड़ लक्षण। गौड़ लक्षणों तो प्रवेश कर सकता है भाई, न्यायालय शक्तिशाली है। निष्कर्ष, मूलभूत अधिकार के विभिन्न प्रावधान एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु जीवन का अधिकार धार्मिक अधिकार प्राथमिकता प्रतीत होता है। लेकिन जीवन का अधिकार धार्मिक अधिकारों से प्राथमिक प्रतीत होता है। जीवन के अधिकार का अगला विस्तार देखिए क्या है, अनुच्छेद 22। इसका मतलब देखिए, मनमानी हिरासत में लेने एवं बंदी बनाए रखने के विरुद्ध अधिकार। मनमानी एवं बंदी बनाए जाने के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब से देखेंगे। व्यक्ति बंदी बनाए जाने के आधार को जानने का अधिकार। व्यक्ति को पसंदीदा अधिवक्ता या विधि या व्यवसाय से रक्षा का अधिकार। पसंदीदा अधिवक्ता या विधि व्यवसाय से अपनी रक्षा करवा सकता है। अब देखिए और क्या अधिकार है उसको, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। वो आधार जान सकता है किस आधार पे उसे बंदी बनाया जा रहा है। पसंदीदा अधिवक्ता चुन सकता है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखिए अपवाद क्या है इसमें, विदेशी शत्रु निवारक नजरबंदी में रखे गए लोग। विदेशी शत्रु को एक छूट नहीं है, निवारक नजरबंदी में कुछ लोगों को रखा जाता है। अब निवारक नजरबंदी को देखिए क्या है, दंडात्मक निरोध, विधि का उल्लंघन करता दूसरे में न्यायालय दंड देगा। मनमानी हिरासत में नहीं लिया जा सकता, न्यायालय दंड देगा भैया इनको, न्यायालय।
अब निवारक निरोध। अब निवारक निरोध ये दंडात्मक निरोध था कि विधि का उल्लंघन करता न्यायालय दंड देगा, मानहानि हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अब निवारक निरोध देखिए, इसका निवारक निरोध क्या है? भविष्य में उल्लंघन को शक के आधार पर, भविष्य में उल्लंघन कर्ता को शक के आधार पर, नंबर 2 पुलिस द्वारा हिरासत में, नंबर 3 मनमानी हिरासत में लिया जा सकता है। अच्छा, निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध, ओके। इसको दंडात्मक को बोलेंगे पनिशेबल डिटर्मिनेशन, इसको बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटर्मिनेशन। अच्छा, एक बार और पढ़ लो इसको। दंडात्मक निरोध विधि का उल्लंघन करता को न्यायालय दंड देता है, न्यायालय दंड देता है और कोई नहीं, मनमानी हिरासत में नहीं लिया जा सकता। और निवारक निरोध देखिए, अभी पुलिस के है हिस्से में, भविष्य में उल्लंघनकर्ता को शक के आधार पर पुलिस द्वारा हिरासत, मनमानी हिरासत में भी लिया जा सकता है। दंड देने का काम न्यायालय देगा भैया, निवारक नजरबंदी में। चलिए, बढ़िया हुआ। भारतीय संविधान के अलोकतांत्रिक लक्षण। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में निवारक नजरबंदी के प्रावधान का वर्णन नहीं, वहाँ इसका उपयोग केवल आपातकाल के दौरान होता है। निवारक नजरबंदी का कानून एफआर को महत्वहीन बना देता है। इस कानून में पुलिस राज्य की भूमिका हो जाती है, और विधि के शासन ध्वस्त हो जाता है और इसके अत्यधिक दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मानवाधिकार संगठनों के द्वारा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों को घोर विरोध किया जाता है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी निवारक नजरबंदी के प्रावधानों को समाप्त करने की बात की गई है। अब देखिए, निवारक नजरबंदी कानून के पक्ष में तर्क। राज्य की सुरक्षा, एकता एवं विदेशी संबंधों के आधार पर निवारक नजरबंदी कानून बनाना उचित है। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संघ सरकार ने समय समय पर निम्नलिखित नजरबंदी प्रस्तुत किए। 1950 NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 1971 मीसा, कोफी पोसा, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, कॉफी पोशा। 1985 में टाडा, TADA, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव प्रिवेंशन एक्ट। 2004 में पोटा, UAPA, पोटा 2004 में आया। फिर UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट। अब देखिए, राज्य द्वारा निवारक नजरबंदी प्रावधान का आधार क्या है? राज्य द्वारा निवारक नजरबंदी प्रावधान का आधार लोकसभा व्यवस्था, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के आधार पर। लोक व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के आधार। निवारक नजरबंदी में बंद व्यक्तियों के अधिकार क्या है? देखिए, वो लोक व्यवस्था के लिए निवारक नजरबंद कर रही है वो। निरोध, निवारक निरोध और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किसी को डाल दो अंदर, यार ये तो जीवन है। तुम दूसरे के पेट को भरने नहीं दोगे क्या? तुम लोग इतने अफरा तफरी फैलाओगे सोसाइटी में। लेकिन निवारक नजरबंदी में बंद व्यक्तियों के अधिकार। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता एवं अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी अपवादिक प्रावधान का उल्लेख है। निवारक नजरबंदी के अंतर्गत बंद व्यक्तियों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 22 4 से 7 तक किया गया है। अच्छा, 4 से 7 तक किया गया भैया। मनमानी हिरासत में लेने से बंदी के विरुद्ध अधिकार। देखिए, इसमें बोला गया है, नजरबंद व्यक्ति नजरबंदी की सूचना दी जाएगी और अपने पक्ष रखने का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक नजरबंद रखना है, तब SC के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन किया, जिससे निर्णय के बाद ही नजरबंद में रखा जाएगा। निवारक नजरबंदी का प्रावधान केवल पुलिस का विशेष अधिकार नहीं, अपितु इसमें न्यायपालिका
का नियंत्रण बना हुआ है। निष्कर्ष, निवारक नजरबंदी का प्रावधान आवश्यक है क्योंकि राष्ट्रीय एकता अखंडता के संरक्षण में सहायक है, परंतु इसके दुरुपयोग में स्वतंत्रता का हनन होता है, इसलिए इसे बुराई भी है। यहाँ पर ये चीज फिनिश होती है, निवारक नजरबंदी। 23वां हमारा आगे से हम पढ़ते हैं। इसमें कुछ जो एक्ट हमने पढ़े थे उसको हिंदी में एक बार देख लेते, सुन लेते हैं। जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, इसको मीशा बोलते हैं, जिसे 1971 और 1978 में निरस्त कर दिया गया। अब जो कॉफी पोसा था विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यवसाय अधिनियम 1974, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA 1980, और भी अधिनियम बनाए गए थे। टाडा है, इसका मतलब आतंकवादी एवं विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985 जो 1995 में समाप्त कर दिया गया। अब पोटा आया था एक 2002 और 2004 में से निरस्त कर दिया गया। आतंकवादी निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। अब 2004 में देखिए इसे क्या आया था, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 जो कि 2004, 2008, 2012 तथा 2019 में संशोधित किया गया है। बार बार UAPA अभी बाकी चल रहा है। अब देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण की विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहाँ भारत के समान संविधान के आंतरिक भाग में आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्था हो। अमेरिका में तो है ही नहीं, ब्रिटेन में इन्हें तब दोबारा रखा गया जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ये व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818 और भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध की व्यवस्था थी। चलिए अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें क्या आता है। किताब ही पढ़ेंगे भाई इसमें, सही से और क्या। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भाई 23 से शुरू हो जाता है, 23-24 से। अब एक इसका हिस्सा देखिए, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार मतलब बलात् श्रम और इस प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों का भी प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। ये अधिकार नागरिक और एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध हैं। ये किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है महिला, पुरुष एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री। नंबर 2, महिला और बच्चों को अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। देवदासी, और इसमें देवदासी शामिल है। दास, इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 1956 बनाया। वेगर का अभिप्राय, बिना परिश्रमिक के काम कराना। ये विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना भुगतान के कार्य कराते थे। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकार अथवा बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बलात् श्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। बलात् श्रम में केवल शारीरिक और कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों में उत्पन्न बाध्यता तथा न्यूनतम मजदूरी से कम काम कराना भी शामिल है। इस संबंध में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 के समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए गए। अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। ये राज्य की अनुमति प्रदान करता है सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है जिसके लिए वह धन देने
को बाध्य नहीं है, लेकिन इस तरह की सेवा में लगने में राज्यों को धर्म, जाति एवं वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं। जैसे कोविड में सेवा की थी लोगों ने। आगे हम चल रहे हैं भैया, दूसरा पोर्शन देखेंगे इसका। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24। किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधि यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध करता है, लेकिन ये प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सार्वजनिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर वाहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966। इस प्रकार के अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करते हैं। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालक को नियंत्रित करने वाले द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा करने का प्रावधान है। इसने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के लिए निर्देश दिए। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य आयोग की स्थापना और बालकों के विरुद्ध अपराधों तथा बालक अधिकारों के उल्लंघन का पर शीघ्र विचारण के लिए अधिनियमित किया गया। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटलों, रेस्तरां, दुकानों, कारखानों, रिसोर्ट, इस्पात, चाय की दुकान आदि में नियोजन पर रोक लगा दी। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बाल श्रम संशोधन 2016, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया गया। 2016 के द्वारा 1986 को संशोधित कर दिया गया। इसमें मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया। अब आता है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। नंबर 1, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। नंबर 1, अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता। नंबर इसमें 2, मानने का अधिकार। अपने धार्मिक विश्वास एवं आस्था की सार्वजनिक एवं बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। आचरण का अधिकार। धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने तथा अपनी आस्था एवं विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। प्रसार का अधिकार। अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रसार एवं प्रसार करना, अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना। परंतु इसमें किसी व्यक्ति को जबरन अपने धर्म में धर्मांतर करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतर सभी व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। उपयुक्त प्रावधानों से ये स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी समाहित करता है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध हैं। यद्यपि ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिक, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है, राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि धार्मिक आचरण से संबंधित किसी भी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन और निर्बंधन करे।
इसमें दूसरा देखिए पोर्शन, सामाजिक कल्याण एवं सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना। अच्छा, अनुच्छेद 25 में दो व्याख्याएं की गई हैं। पहली, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा, और दूसरी संदर्भ में हिंदुओं में सिख और जैन बुद्ध सम्मिलित हैं। दूसरा पोर्शन 26वां देखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। नंबर 1, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। नंबर 2, अपने धार्मिक विषय कार्यों का प्रबंध का अधिकार। नंबर 3, जंगम तथा स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। नंबर 4, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 25 जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या उनके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की ही तरह है अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान में नहीं। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। ये नंबर 1, ये व्यक्ति का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक दृष्टि के अनुकूल हो। इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। उपरोक्त मामलों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत संप्रदाय हैं। उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा कि अरबिंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से संदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यवसाय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। ये व्यवस्था राज्य को किसी भी धर्म का दूसरों के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। ये व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। ऐसा मतलब कर नहीं लेगा, लेकिन शुल्क ले लेगा राज्य। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन में पक्ष के नियंत्रण में लगाना है। इस तरह तीर्थ यात्राओं से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधा एवं सुरक्षा मुहैया कराई जा सकें। इसी तरह धार्मिक कार्यकलापों एवं उनके खर्च को नियमितीकरण पर शुल्क लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। हालांकि ये व्यवस्था उन संस्थाओं में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्याय के अधीन हुई हो। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अवैध के मामले में उसके संरक्षण की सहमति आवश्यक होगी। इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद करता है। नंबर 1, ऐसी संस्था है जो पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है। नंबर 2, ऐसी संस्था जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास द्वारा तहत है। नंबर 3, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। नंबर 4, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त पोषित प्राप्त कर रहे हों।
नंबर 1 प्रावधान। नंबर 1 में धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। नंबर 2 में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। नंबर 2 मतलब ऐसे संस्था जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी न्यास द्वारा की गई है। नंबर 3 और नंबर 4 में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। कौन से वाले में? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और ऐसे संस्थान जो कि वित्त पोषित प्राप्त कर रहे हैं धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। अब देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 ये प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान एवं उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति एवं भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। पहली व्यवस्था ये समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वे किसी भी समुदाय से संबंधित हो। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द से अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। ओके। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन का अधिकार भी सम्मिलित है। अतः नागरिकों के एक अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण एवं वादे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते। अतः नागरिकों के अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण एवं वादे जन प्रति अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते। क्या उनके उल्लंघन वो है। नंबर 2 अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। नंबर 1 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। नंबर 2 राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम के लिए प्रतिभूत अधिकार निर्बंध एवं निरंकित नहीं होंगे। नंबर 2 राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा समिति की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम के उनके लिए प्रतिभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। इस उपबंध 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निरसित कर दिया। अच्छा, वही ये केशवानंद वाला। नंबर 3 राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों से विभेद नहीं करेगा। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों धार्मिक और भाषाई की सुरक्षा का विस्तार हेतु नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए, जैसे कि अनुच्छेद 29 अनुभाग के लिए नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का भी अधिकार प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। नंबर 3 ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उनकी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती, ऐसे संस्थान। नंबर 3 ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते। पहले एवं दूसरे प्रकारों के संस्थान राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था होगी। तीसरे प्रकार के संस्थानों प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र परंतु सामान्य कानून है, जैसे
ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक आदि आवश्यक हैं। जबरन से कुछ काम तो नहीं कराते बच्चे से। देखिए, सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों को निम्नलिखित प्रस्तुत किया। सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक केस क्लॉज केस 2007। नंबर 1, शैक्षिक संस्थानों को स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार हैं। नंबर 1, अपना शासी निकाय चुनने का अधिकार, जिसमें संस्थापकों का भरोसा हो कि वह संस्थान को भलीभांति चलाएगा। शासी अधिकार गवर्निंग बॉडी। नंबर 2, शिक्षण कार्य तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को नियुक्त करने, साथ ही कर्तव्य में लापरवाही पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार। अपनी पसंद के अहिर्द विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने तथा उन्हें सुसंगत शुल्क ढांचे स्थापित करने का अधिकार। अपनी संपदा एवं परिसंपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग। इसका दूसरा भाग देखिए, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए हैं, न कि इसलिए कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभों की स्थिति में रख दिया जाए। अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी प्रकार का विपरीत भेदभाव, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देश का सामान्य कानून जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान आदि इत्यादि से संबंधित है, जैसे सब लागू अल्पसंख्यक संस्थान पर भी लागू होगा। नंबर 3, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्ण अथवा आबाद नहीं है, न ही इसके अंतर्गत कुप्रबंधन शामिल है। शिक्षित चरित्र एवं मानक एवं अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। प्रशासन पर भी नियंत्रित किया जा सकता है अगर उसे कार्यकुशल एवं मजबूत बनाने की आवश्यकता हो, ताकि संस्थान की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। राज्य द्वारा विद्यार्थी एवं शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियम, नियुक्ति के लिए अर्हता एवं योग्यता के निर्धारण के नियम, साथ ही कर्मचारियों की सेवा के लिए नियम, कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए नियम तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या निर्धारित करने के लिए किसी नियम इस कोटि में आते हैं। ऐसे नियम, उपनियम किसी भी प्रकार के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्राप्त अधिकार में नहीं देते। राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता शर्तों, योग्यता का पालन किया जाने की शर्त, अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को शिक्षक व्याख्याता की नियुक्ति युक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता। राज्य द्वारा सहायता से विस्तार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में प्रकृति चरित्र नहीं बदलना चाहिए। राज्य की ओर से सहायता अनुराशि के समुचित उपयोग की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 1 में प्रदत्त अधिकारों के बिना शिथिल किया जाएगा। देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिहीन है जब तक कि वे कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। ये व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, ये संविधान की आत्मा और हृदय है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषता है। इस तरह इस संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसे निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। देखिए, क्या प्रावधान? आ में क्या प्रावधान? मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेशन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा जारी रिट में शामिल है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। नंबर 7, संसद को ये
शक्ति प्राप्त है कि वे किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करें। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे, यद्यपि ये उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित है कि ये शक्तियाँ उच्च न्यायालय में निहित हैं। अन्य न्यायालय मतलब जो कोई उनके अपने न्यायालय बनाए गए हैं, मतलब स्थापित, जैसे पर्यावरण आदि के लिए एनजीटी जो बनाए गए। उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित करने के सिवा निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति आपातकाल 359 के तहत स्थगित कर दिया जा सकता है। इस तरह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला है। इस तरह इस प्रयोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हैं। अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीली प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। विस्तृत इसके लिए इसकी शक्तियाँ केवल आदेश या निर्देश देने तक सीमित नहीं है, ये सभी प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ एवं संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी ही नहीं, अन्य अधिकारों की ही नहीं, जैसे कि गैर मूल अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार आदि। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्यता शर्त है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। मूल अधिकारों से संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों से संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कि केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। इसे किसी मूल अधिकारों के सीधे हनन में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र तो है, पर अनन्य नहीं। इसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है। इस तरह उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों में निर्देश जारी करना, आदेश एवं रिट जारी करना, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन करना। इसका अर्थ यह है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प प्राप्त होता है। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही एक मूल अधिकार है। इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 226 से संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उसे उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। रिट प्रकार एवं क्षेत्र। रिट प्रकार एवं क्षेत्र। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। संसद अनुच्छेद 32 के तहत संसद किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्च और उच्चतम न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। 1950 से पहले केवल कोलकाता, बम्बई और मद्रास न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार था। अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता है, राज्य द्वारा जारी किया जाता है। जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। अरे दोबारा देखो, ये रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता है। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता है, जिन्हें अब भी न्याय का झरना
कहा जाता है। आगे चलकर उच्च न्यायालय ने रिट जारी प्रारंभ कर दिया। ये रिट ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार थी। उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है। नंबर 1, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी अन्य उद्देश्यों को लेकर भी रिट जारी कर सकते हैं। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी। इस तरह उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से कम विस्तृत हैं। नंबर 2, उच्च न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य या आदि मामले से संबंधित दूसरे राज्यों से संबंधित हो तो वहाँ के खिलाफ जारी कर सकता है। इस तरह रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। नंबर 3, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्यायिक क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेक अनुसार है, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र को क्रियान्वयन को नकार नहीं सकता। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त 226 के तहत शक्तियाँ प्रदान नहीं करता। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 26 के तहत शक्तियाँ प्रदान नहीं करता। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा एवं गारंटी देने वाला बनाया गया। अब हम अनुच्छेद 32 और 226 में निम्नलिखित विभिन्न रिटों के अभिप्राय एवं क्षेत्र को समझेंगे। देखिए, नंबर 1, बंदी प्रत्यक्ष। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर से प्रस्तुत किया जाए। ये उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह ये किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्रक्रिया हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ये रिट तब जारी नहीं की जा सकती जब यदि नंबर 1, हिरासत कानून सम्मत है। नंबर 2, कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवहेलना के तहत हुई हो। नंबर 3, न्यायालय के द्वारा हिरासत में। नंबर 4, हिरासत न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर हुई हो। एक बार और देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्रकटीकरण या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी की जाती है। ये रिट तब जारी नहीं की जा सकती जब यदि नंबर 1, हिरासत कानून सम्मत है। अच्छा, कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई है। अच्छा, न्यायालय के द्वारा हिरासत में। अच्छा, नंबर 4, हिरासत न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर हुई हो। ठीक है। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ से हम आदेश देते हैं। ये एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को दिया जाता है ताकि उनसे उनके कार्य और नकारने के संबंध में पूछा जा सके। किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरणों या सरकारों के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किए जा सकते हैं। परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता कब? निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध। अच्छा, निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, ठीक,
जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं। अच्छा, विवेक अनुसार, हाँ मेरे विवेक पे कोई कार्य है, लेकिन जरूरी नहीं, करूँ ना करूँ इसे तो रिट नहीं होगी। संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के विरुद्ध। नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध। नंबर 6, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्यायिक क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्य को करने से रोकने के लिए किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय होता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध किए जा सकती है। प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों, निजी व्यक्ति या निकायों के उपलब्ध नहीं है। ठीक है भाई, ये प्रतिषेध केवल न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीश। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अन्य अधिकरणों को ये लंबित मामलों के रूपांतरण अधिक लंबे मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी किया जाता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो केवल निवारक है, उत्प्रेषक निवारक और सहायक दोनों है। जैसा कि पहले उत्प्रेषण की सिर्फ न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। 1991 में ऐसा बोला गया। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों और निजी निकायों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं किया जाएगा। अब एक बार अर्थ और देख लो। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों के लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे ये पत्र जारी किया जाता है। अच्छा, ये प्रमाणित देना है, सूचना देना है। अधिकार परीक्षा देखिए, शाब्दिक अर्थ है इसका शाब्दिक अर्थ है किसी प्राधिकृत वारंट के द्वारा है। इसका शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे के जांच के लिए किया जा सकता है। अतः ये किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यकाल के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत एवं वारंट के द्वारा इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दाव पेश की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः ये किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यकाल के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने की। समझ नहीं आया यार, दोबारा देखते हैं। अधिकार परीक्षा, शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दाव की जांच के लिए किया जा सकता है। ये किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण ग्रहण करने को रोकता है। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों में मामलों में तब जारी किया जा सकता है जब उसे निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित कार्यालय या निजी कार्यालय के निजी जारी नहीं किया जा सकता। अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित द्वारा। अरे रुको।